हाय फ्रेंड्स, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये LODR 6 अमेंडमेंट रेगुलेशन आई थिंक सर्कुलेट कर ही रहे। सो आपको टाइम मिला होगा इसको पढ़ने का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला है तो मैं आपको क्विकली रन थ्रू कर देता हूँ। These regulations shall be called LODR 6th Amendment Regulation. Okay, we know. So फिफ्थ क्या था, फोर्थ क्या था और थर्ड क्या था? फिफ्थ जो रेगुलेशन थे वो डेट के रिलेटेड थे, फोर्थ डेट के रिलेटेड थे, और थर्ड जो था उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया में चेंज आया था, जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। और उसके अलावा डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, वो सब कवर कर रहे थे। सो अब ये सिक्स अमेंडमेंट जो है वो इफेक्टिव कब से है, आज से चिंता करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल 1 2022 से इफेक्टिव है, अनलेस नीचे कहीं सेक्शंस में कोई और डेट बताई हो। तो सबसे पहली अमेंडमेंट जो आई है वो है रेगुलेशन 2 में क्लॉज जेड बी के नीचे एक प्रोविजो रिप्लेस किया गया। तो सबसे पहले क्या रिप्लेस किया वो पढ़ लेते हैं, बाद में उसको लिस्टिंग रेगुलेशन के साथ कंपेयर करेंगे। So in class ZB, the first proviso shall be substituted with the following, namely, provided that any person or entity forming a part of the promoter group of the listed entity, or any person or any entity holding equity share of 20% or more, or of 10% or more with effect from April 1, 2023 in the listed entity, either directly or on a beneficial interest basis, as provided under Section 89 of the Companies Act at any time during the immediately preceding financial year shall be deemed to be a related party. So इस क्लॉज को एक्सप्लेन करना चाहिए हमको। तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। राइट, तो एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। कंपनी है राइट मूव लिमिटेड, लिस्टेड है BSE एंड NSE पे, प्रमोटर्स हैं मिस्टर जी एंड मिसेस एस। प्रमोटर ग्रुप में है GS LLP और GS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो ये वो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप है जो राइट मूव लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रहे हैं एज ए प्रमोटर। सो ZB क्लॉज कहता है कि रिलेटेड पार्टी, डीम्ड रिलेटेड पार्टी। सो एक फिक्शन है, फिक्शन के थ्रू सर्टेन क्लासेस को डीम्ड रिलेटेड पार्टी माना गया फॉर लिस्टिंग रेगुलेशंस कंप्लायंसेस। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज एक्ट 13। सो अनलिस्टेड है तो आपको कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर लिस्टेड है तो जो कैटेगरीज ये बोल रहे हैं वो कैटेगरीज को आपको रिलेटेड पार्टी मानना है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो फर्स्ट दे सेड एंटिटी, प्रमोटर और प्रमोटर एंटिटी। सो एग्जाम्पल के हिसाब से GS LLP और प्राइवेट लिमिटेड, ये सब जो है वो बन जाएंगे डीम्ड रिलेटेड पार्टी। उसके अलावा दे से शेयर होल्डर होल्डिंग, दो केसेस दिया उन्होंने। फर्स्ट, ग्रेटर देन 20% शेयर कैपिटल, जिसमें इन लिस्टेड एंटिटी, कब तक, कब से, अप्रैल 1 2022 से, एंड
greater than 10% share capital from अप्रैल 1 2023 से क्या माना जाएगा? इनको माना जाएगा डीम्ड रिलेटेड पार्टी। सो अगर इस कंपनी में मिस्टर एक्स होल्ड्स 27% and Mr. Y holds 13%, and even if they are in public category, so बन जाएंगे डीम्ड रिलेटेड पार्टी मिस्टर एक्स और यहाँ पे मिस्टर एक्स एंड वाई। सो इनके साथ भी अगर कोई कंपनी ट्रांजैक्शंस कर रही है रिलेटेड पार्टी तो उनको इनके रेगुलेशंस को फॉलो करना है। सो ये था पहला क्लॉज जो हम लोगों ने देखा, विच सेज कि क्लॉज जेड बी फर्स्ट प्रोविजो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो रिलेटेड पार्टी की जो लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है उस लिस्ट में ये कैटेगरीज के पीपल इंक्लूड हो जाएंगे। तो लिस्ट क्या थी? जेड बी, ठीक है, थोड़ा इनफॉर्मली रहने देते हैं। जेड बी रिलेटेड पार्टी में रिलेटेड पार्टी जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया है, provided any person or entity belonging to promoter group and holding 20% or in the shall be deemed to be। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि प्रमोटर ग्रुप प्लस 20% होना चाहिए। अब उन्होंने वो कंडीशन हटा दी, एनी शेयर होल्डर होल्डिंग 20% और 10%, अब 22 से और 23 से वो भी डीम्ड रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगे, राइट। तो ये प्रोविजंस रिप्लेस हो गए। नेक्स्ट चलते हैं जेड सी। नाउ जेड सी भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट मीन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो यहीं से ही पढ़ने पे अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब अप्रैल 1 2022 से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज और ऑब्लिगेशन, ये पहले भी था, बिटवीन किस किस के बीच में? लिस्टेड एंटिटी और एनी ऑफ दी सब्सिडरी वन साइड पे। किसी भी एग्रीमेंट ट्रांजेक्शन को करने के लिए दो पार्टीज चाहिए। सो एक तरफ की पार्टी है लिस्टेड एंटिटी और उसकी सब्सिडरी, और दूसरी तरफ है रिलेटेड पार्टी ऑफ द लिस्टेड कंपनी और एनी ऑफ दी सब्सिडरी, ठीक है। इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कंफ्यूज होने से पहले। जेड सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो एग्जांपल के हिसाब से अभी केस सिनेरियो वही चल रहा है जो ऊपर लिखा है, प्रमोटर्स हमने लिख दिए थे यहाँ पे, फिर हमने लिखी इसकी सब्सिडरीज। अब इसकी सब्सिडरी है राइट मूव गुजरात लिमिटेड, ठीक है। सो अब क्या बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन, विच ट्रांजैक्शन रिलेट, जिसमें वन साइड पे है राइट मूव लिमिटेड दैट इज लिस्टेड एंटिटी, और, ठीक है, एंड नहीं है, और राइट मूव गुजरात लिमिटेड। एग्जाम्पल के लिए ये ट्रांजैक्शन है टू सेल कार ऑफ द कंपनी, ठीक है, टू रिलेटेड पार्टी। सो अगर आइदर ऑफ देम, राइट मूव या राइट मूव गुजरात लिमिटेड, कंपनी की कार बेचना चाहती है, किसको? रिलेटेड पार्टी को। किसकी? या तो राइट मूव लिमिटेड की या फिर राइट मूव गुजरात लिमिटेड की। सो दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। कब से? अप्रैल 1 2022 से। क्या फर्क है? जनरली जब भी हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस
की कंप्लायंस करते हैं तो हम सिर्फ लिस्टेड एंटिटी को देखते हैं कि वेदर हमारी कंपनी हमारी किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो हम उसकी ऑडिट कमेटी के अप्रूवल, बोर्ड अप्रूवल, शेयर होल्डर अप्रूवल, वट एवर द केस में भी हम उसको कंप्लाई करते हैं। अब इस अमेंडमेंट के बाद अगर हमारी सब्सिडरी भी आइदर ऑफ द रिलेटेड पार्टी, लिस्टेड कंपनी के रिलेटेड पार्टी से या फिर सब्सिडरी के रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रही है तो उस टाइम भी हमको ये सब कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी जो हमारी लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। आई थिंक क्लियर है फर्स्ट पॉइंट अप्रैल 1, 2022 से। कोई भी डाउट रहेगा तो यू आर फ्री टू कॉल मी, उसमें सेंड मी मैसेज, आई एम अवेलेबल। ठीक है। सेकंड, 2023 से क्या होगा? एक लिस्टेड एंटिटी और सब्सिडरी ऑन दी वन हैंड सेम है जैसा ऊपर लिखा है, और एनी अदर पर्सन और एंटिटी ऑन दी अदर हैंड, दुनिया में कोई भी आदमी रहने दो वेदर रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है, उससे रिलेटेड पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, वो भी किसकी? तो ये इनडायरेक्ट प्रोविजन आ गया। दैट मीन्स सेकंड केस में राइट मूव लिमिटेड और राइट मूव गुजरात लिमिटेड to sell car to Mr. Z, who in turn is going to sell to related party of Right Move Limited or Right Move Gujarat Limited. So as of now, आज के प्रोविजन के हिसाब से अगर ये ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं यहाँ तक, तो कोई भी रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इट इज नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आप एक अनरिलेटेड पर्सन को कंपनी की कार बेच रहे हो, सो नो ऑडिट कमिटी अप्रूवल रिक्वायर्ड अंडर 177। लेकिन ये अमेंडमेंट आने के बाद जो कब से आ रही है, अप्रैल 1, 2023 से, तो ये ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के जो रूल्स हैं लिस्टिंग रेगुलेशंस के हिसाब से वो भी एप्लीकेबल होंगे। होप क्लियर है? ठीक है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। अगर कोई भी डिफरेंट ओपिनियन है प्लीज फील फ्री टू शेयर। राइट, सो ये थी अमेंडमेंट ZC में। इन ट्रांजेक्शन के साथ फिर अगली कंडीशन बोली, आप प्राइस चार्ज करो ना करो, अब वो सिंगल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। फिर एक्सेप्शन दी। अब ये प्रोविजन तो बहुत एग्जॉस्टिव हो गया कि किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रूल्स कंप्लाई करने हैं। तो एक्सेप्शंस क्या क्या दिए? इश्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन ए प्रेफरेंशियल बेसिस, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की डेफिनेशन लिस्टिंग रेगुलेशंस में है, वो अगर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो रिलेटेड पार्टी को तो आपको ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। फिर अगर आप कॉर्पोरेट एक्शंस कर रहे हो जो नीचे दिए हुए हैं, जो सब शेयर होल्डर्स को लगते हैं, डिविडेंड देते हो तो सबको देते हो, कंसोलिडेटेड डिवीजन करते हो, राइट इशू, बोनस इशू, बायबैक, इसमें आप कोई भी भेदभाव नहीं करते। सो चाहे प्रमोटर एंटिटी हो या पब्लिक हो, सबको ये दिया जाता है। या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ एफडी बाय बैंक NBFC at the terms uniformly applicable or offered to all shareholders subject to disclosure of same with disclosure of related party transaction every 6 months। तो ये सिर्फ उन कंपनियों को एप्लीकेबल है जो NBFCs है या बैंक है, जिनको जो एक्सेप्ट कर रही है फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड पार्टी से, लेकिन सेम टर्म्स पे जो सब पब्लिक से करती हैं, और इसका डिस्क्लोजर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में एक्सचेंज को करती है। और ये जो डेफिनेशन है वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ये ट्रांजेक्शन, इसमें एक्सेप्शंस आ गई। फर्स्ट एक्सेप्शन, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। दैट मीन्स इन केस में अगर आप इवन दो रिलेटेड पार्टी से कर रहे हो जो ऊपर 1 और 2 में दिया है, तो भी आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट एक्शन like dividend, bonus, right issue, subdivision,
कंसोलिडेशन, उसके अलावा एक्सेप्टिंग फिक्स डिपॉजिट्स बाय बैंक्स और एनबीएफसीज एज पर यूनिफॉर्म पॉलिसी, राइट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है इसके अंदर। सो जेड में बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में अप्रैल 1 2022 से ये बोला कि कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी डील करती है एक साइड पे और दूसरी साइड पे कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी की रिलेटेड पार्टी है, तो आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी और आपको ये रूल्स कंप्लाई करने हैं। अब कैसे करने हैं, कितना करना है, वो लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज है। और सेकेंडली अप्रैल 1 23 से ये बोला कि इवन दो बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है लेकिन बेनिफिट रिलेटेड पार्टी को मिलने वाला है, इन दैट केस आल्सो आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो ये एक स्टेप फर्दर चलेगा। एक्सेप्शन दिया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट एक्शंस को और एनबीएफसीज को, जो अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी के बेस पे फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। होप क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन 23 की। नाउ दे से इन रेगुलेशन 23 इन सब एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन शेल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो सब्स्टिट्यूट मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन, अब यही एक्सप्लेनेशन है, इसी को पढ़ना है, बाद में हम लिस्टिंग रेगुलेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे कि क्या लिखा हुआ था। सो व्हाट दे आर सेइंग, प्रोवाइडेड दैट ए ट्रांजैक्शन विद अ रिलेटेड पार्टी शेल बी कंसीडर्ड मटेरियल, दैट मींस व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी, इफ transaction to be entered into individually or taken with previous transaction exceeds rupees 1000 crore, बहुत बड़ी लिमिट है, और 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, ध्यान रखिएगा कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच एवर इज लोअर। सो ये पढ़ने से ज़्यादा लिख के जल्दी समझ आएगा। वट दे आर सेइंग, रेगुलेशन 23(1) की एक्सप्लेनेशन में, नाउ what is a material related party transaction, that means rupees 1000 crore or 10% of annual consolidated turnover। क्या वर्ड होता है, क्या मतलब क्या है इसका, इसको हम ऊपर एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी थी राइट मूव, लिस्टेड थी बीएससी एनएससी में, इसकी टर्नओवर है 500 करोड़, राइट। और उसकी जो सब्सिडरी है उसकी टर्नओवर है 300 करोड़। सो कंसोलिडेटेड टर्नओवर क्या होगी, एनी गेसेस? सिंपल 500 प्लस 300, ये मैंने कैलकुलेट किया है, जनरली इन कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको टर्नओवर मिलेगी 800 करोड़ रुपीस। सो टेस्ट सेज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जो 1000 करोड़ या 10% ऑफ एनुअल कंसिडर्ड टर्नओवर, दैट मींस 800 का 10% दैट इज 80 करोड़, विच एवर इज लोअर। सो इम्प्लीकेशन क्या हुआ, आपके ऊपर इम्प्लीकेशन क्या हुआ इस चीज का? दो इम्प्लीकेशन आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी प्रोविजंस आपके मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को लगते हैं उसके लिए आपको ये लिमिट्स का ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पॉलिसी के अंदर आपने लिमिट्स दी हुई हैं ऑलरेडी, तो वो आपको अब मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। मॉडिफाई कब? बिफोर अप्रैल 1 22, दैट मीन्स थर्ड क्वार्टर की जो बोर्ड मीटिंग है, वी शुड get the related party policy amended, right, to make provision for this new limit, right। अब ये तो हमने पढ़ ली एक्सप्लेनेशन अभी की, तो पहले क्या था, क्या चेंज हुआ है? लेट अस गो 23(1) की एक्सप्लेनेशन कहाँ है भाई? 23(1) की एक्सप्लेनेशन
इन प्रिंसिपल 41। अर्ली एक्सप्लेनेशन थी कि ट्रांजैक्शन जो है 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड से ज्यादा हो, तो यहाँ पे एक 1000 करोड़ रुपीज का एक एडिशन कर दिया, राइट। पढ़ लीजिए, ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी शैल बी कंसीडर मटेरियल इफ द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। तो खाली एक ही क्राइटेरिया था, और अब जो है अमेंडमेंट के बाद दो क्राइटेरिया हो गए, 1000 करोड़ और 10%, विच एवर इज लोअर। क्लियर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि आप लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं क्लियर है कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को कंप्लायंस कर रहे हैं, और अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले से और अब में क्या चेंज आया है। तो क्लियर ही है कि अभी एक लिमिट आ गई है आपको। देन नेक्स्ट चेंज, ठीक है। In subsection 2, after the word party there is a word and subsequent material modification shall be inserted and symbol audit committee shall be of the listed entity, right। इस मैं यहीं पर समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं वो लोग। वो बोल रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और उनकी अगर कोई मटेरियल मॉडिफिकेशन आप करते हो तो आपको ऑडिट कमेटी की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा लिखा ऑडिट कमेटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, बिकॉज अब ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑडिट लिस्टेड एंटिटी भी कर रही है और सब्सिडरी भी कर रही है, दोनों को हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मान रहे हैं। अगर दोनों कमिटी कंपनियों में ऑडिट कमेटी है तो आप किसके बोर्ड की अप्रूवल लोगे। सो उस ट्रांजेक्शन में लिस्टेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी उस ट्रांजेक्शन की अप्रूवल देगी। सो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि रेगुलेशन 2 में क्या लिखा हुआ था जिसको चेंज किया लोगों ने। 2 में सिंपल, all related party transactions shall require prior approval of the audit committee। दैट मीन्स, और अब क्या हो गया, ऑडिट कमेटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज और ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड मटेरियल मॉडिफिकेशन। तो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है और आप उसमें मटेरियल मॉडिफिकेशन कर रहे हो, मटेरियल की डेफिनेशन क्या है वो आगे बताएंगे, रेगुलेशन में उन्होंने स्पेसिफाई किया है। सो अगर मटेरियल मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो भी आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए, लेकिन किसकी चाहिए, ऑडिट कमेटी ऑफ लिस्टेड एंटिटी की, ना कि सब्सिडरी की। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। फिर एग्जिस्टिंग प्रोविजन के बाद एक नया प्रोविजन डाल दिया, तो जो नया है तो यहीं से ही पढ़ना पड़ेगा। क्या प्रोविजन डाल दिया, देखिए आपको इसको पूरा समझने के लिए रेगुलेशंस को 23 रेगुलेशन को ये अमेंडमेंट के साथ पूरा पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ आपको भी ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग सिर्फ ये अमेंडमेंट्स क्या आई है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सर क्या प्रोविजन डाल दिया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑडिट कमेटी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, दैट मींस ऑडिट कमेटी ऑफ राइट मूव क्या करेगी, डिफाइन करेगी मटेरियल मॉडिफिकेशन क्या होती है, and disclose it as part of the policy on materiality of related party transaction on dealing with related party transactions। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो हम ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं लिमिट्स मटेरियल ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसके अलावा अगर मटेरियल मॉडिफिकेशन आप किसको कहोगे, तो कोई तो लिमिट्स कोई तो क्राइटेरिया जो है वो ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी और वो आपकी जो पॉलिसी है उसमें वो इनकॉर्पोरेट करेगी और वो डिस्क्लोजर किया जाएगा। तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, दैट मीन्स क्या करना है, मटेरियल मॉडिफिकेशन की बात हो रही है किसमें, ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो मॉडिफिकेशन दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड, तभी मॉडिफिकेशन हो रही है। तो अब इसका जब मॉडिफिकेशन हो रहा है, सो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, किसकी, ऑडिट कमेटी की, कौन सी कंपनी की, राइट मूव लिमिटेड की, even if this transaction was entered with subsidiary and the related party। And what audit committee is supposed to do, define what is material modification and amend policy। सो February मीटिंग के लिए हम लोगों को काम है पॉलिसी को अमेंड करने का। 2 पॉइंट आए हैं अभी तक, एक मटेरियल ट्रांजैक्शन की लिमिट, रिलेटेड पार्टी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और दूसरा मटेरियल मॉडिफिकेशन। ये 2 पॉइंट के लिए अपने को पॉलिसी अमेंड करनी पड़ेगी, राइट। आगे बढ़े। सेकंड, ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिसमें सब्सिडरी पार्टी है लेकिन लिस्टेड पार्टी नहीं है, दैट मीन्स कोई सब्सिडरी जो है वो अभी किसी डायरेक्टर को कार बेच रही है, देन इट विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द
ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी. कब? इफ वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन exceeds 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity. राइट? बहुत सिंपल. ये जो ट्रांजेक्शन थी, फिर से एक ट्रांजेक्शन बनाते हैं. मेरा सिंपल सजेशन है, जो भी चीज़ डेट्स की रहे, कैलकुलेशंस की रहे, उनको कैलकुलेट कीजिए तो बहुत इजीली समझ आता है. दे आर सेइंग राइट मूव गुजरात लिमिटेड and selling car to director of Right Move Limited. हो गई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. कब के लिए? अप्रैल 1/22. अब नॉर्मल केस में नहीं होती थी ये अमेंडमेंट आने से पहले, खाली क्योंकि लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन अब ये अप्रैल 1 के कारण अब ये भी आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए. किसकी चाहिए? नॉर्मल केसेस में जो कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है उसकी ऑडिट कमेटी लगेगी. लेकिन अगर वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर निकाला हम लोगों ने 80 करोड़. सो आप भी देखेंगे कि कार की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 10 लाख. सो अगर आप 10 लाख की कार बेच रहे हो तो क्या आपको ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए? राइट मूव की अप्रूवल रिक्वायर्ड? प्लीज बताइए. नॉट रिक्वायर्ड. रीजन? लेस देन 10%. अब यही कार ना होके पूरी शॉपिंग मॉल होती जो 100 करोड़ में बिक रही थी डायरेक्टर को, then obviously greater than 80 crores. So approval of audit committee of right move required limited required. अब आपका आंसर क्या होता कि शॉपिंग मॉल 440 करोड़ में बिक रही होती. सो आपका आंसर होता नो. लेकिन अप्रैल 1, 23 से this limit will be based on audited standalone figure. हमारे केस में थी 500 करोड़. 10% था 50 करोड़. So still approval not required if selling 40 CR. Required if selling more than 50 CR. ये जो है स्टैंड लोन लिमिट. राइट? सो अब हम रेगुलेशंस के ऊपर जाते हैं. अब डेट्स ध्यान दीजिए, ये अप्रैल 1, 22 से और ये अप्रैल 1, 23 से. ओके, बढ़े आगे. सेबी भी काम बढ़ाती रहती है, अभी क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा. ठीक है. अब डी पॉइंट ये बी पढ़ लिया. एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर अप्रैल 1, 23 से स्टैंडलोन टर्नओवर. लेकिन किसकी? यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से. लिमिट दोबारा पढ़ते हैं. 23 से क्या हो गया? ऊपर के केस में था ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी. नीचे था अप्रैल 1, 23 रिलेटेड पॉइंट टू बी द सब्सिडी ऑफ लिस्टेड एंटिटी इज ए पार्टी बट लिस्टेड एंटिटी इज नॉट ए पार्टी. यस, हमारा केस है. रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड एंटिटी. कब? इफ वैल्यू सच ट्रांजेक्शन exceeds 10% of the annual standard turnover of the subsidiary. So please correct कीजिए. बिना पढ़े एक्सप्लेन करने का यही नुकसान है. तो यहाँ पर हमने जब ये लिमिट्स ली तो एनुअल स्टैंडअलोन फिगर किसकी लेनी है? ऑफ राइट मूव
गुजरात लिमिटेड जिसकी थी 300 करोड़, लिमिट बनती 30 करोड़। सो अब अप्रूवल रिक्वायर्ड इफ सेलिंग एट 40 करोड़ और एनी अमाउंट मोर देन 30 करोड़, तो अप्रूवल रिक्वायर्ड है। सो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, अप्रैल 1 2022 में जो लिमिट्स ली जा रही है वो कंसोलिडेटेड लिमिट ली जा रही है, तो जो बड़ी लिमिट है डेफिनेटली उसमें आपकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन 2023 से सब्सिडरी की ट्रांजेक्शन की लिमिट ली जाएगी स्टैंड लोन की, तो उसके केस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर कवर हो जाएंगी। राइट, आई होप पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़े। In sub-regulation 4, after the word related party transaction and subsequently as defined under so and so shall require the word prior shall be inserted. तो टेक्निकली ये जो रेगुलेशन 4 है, जो भी ट्रांजेक्शन्स की नेचर है वहाँ पे हमको प्रायर अप्रूवल चाहिए और मटेरियल मॉडिफिकेशन के लिए भी चाहिए। तो ये चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की उसी लाइन पे है, लेकिन कौन से पॉइंट के ऊपर है वो हम अभी देख लेते हैं। 23(4) प्लीज। All material related party transaction shall require approval of the shareholder through resolution, and no related shall vote such resolution whether it is related to the requirement of the shall not apply. So that means मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किया 1000 करोड़ और 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, वो करना या उन ट्रांजेक्शन में कोई मटेरियल मॉडिफिकेशन करना जो ऑडिट कमेटी डिफाइन करेगी। अगर आपको कुछ भी करना है तो प्रायर अप्रूवल चाहिए, तो प्लीज रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन मटेरियल रहे तो बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के आप वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। पढ़ लीजिए दोबारा। इन सबलेशन 4 आफ्टर रिलेटिव पार्टीशन एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन डाल दीजिए, राइट। एंड आफ्टरवर्ड शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर से पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर हो गया। तो आई थिंक क्लियर है। सो यहाँ पे हम प्लेन करते हैं कि मटेरियल related party transactions and material modifications require prior approval of shareholders। और काम मुश्किल, ठीक है। we have to comply, so we will comply। तो सब रेगुलेशन 4 के बाद क्या कह रहे हैं, प्रोविजो से पहले एक नया प्रोविजो डालना है। क्या, प्रोवाइडेड दैट प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ लिस्टेड नहीं रिक्वायर्ड है कि किन ट्रांजेक्शन के लिए, फॉर ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू बी द लिस्टेड सब्सिडरी इज ए पार्टी बट लिस्टेड एंटिटी इज नॉट पार्टी। प्लीज वर्डों पे ध्यान दीजिए, लिस्टेड सब्सिडरी इज ए पार्टी। सो दैट मीन्स एक्सेप्शन आई इस पॉइंट की। क्या एक्सेप्शन है, अगर राइट मूव गुजरात लिमिटेड जो सब्सिडरी थी वो भी लिमिटेड सब्सिडरी थी जो 100 करोड़ में शॉपिंग मॉल बेच रही थी, सेलिंग टू डायरेक्टर, हो गई मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्योंकि 80 करोड़ एनुअल 10% था। अब दो सिनेरियो है, ये सब्सिडरी या तो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर ये लिस्टेड है तो राइट मूव लिमिटेड के शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए, शेयर होल्डर्स प्रायर अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। ओके, और अनलिस्टेड है तो सेम चीज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये रूल्स हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन आएगी इस रूल के बेस पे आपको इंश्योर करना है कि आपकी ट्रांजेक्शन जिस सब्सिडरी के साथ हो रही है वो सब्सिडरी मटेरियल अपना क्या बोलते हैं इसको, अनलिस्टेड है कि लिस्टेड है। लिस्टेड है और आपकी सब्सिडरी है तो आपकी अप्रूवल नहीं चाहिए आपके शेयर होल्डर की, अनलिस्टेड है तो आपके शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, तभी आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनियों को ऑलरेडी ये लिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल है, तो दे हैव टू गो एज पर द प्रोसेस। सो उनको तो अप्रूवल लेनी ही लेनी है। ठीक है। सेकंड, फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑन लिस्टेड सब्सिडियरी ऑफ एलसी एज रेफर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेल सफाइस। सो अनलिस्टेड सब्सिडियरी में उनके शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया तो सफिशिएंट है। लेकिन ये सब जो भी बातें हो रही हैं वो प्लीज लिस्टिंग रेगुलेशन के हिसाब से हो रही है। आपको कंपनी एक्ट की कंप्लायंस जरूर ध्यान रखनी है। तो ये एक्सप्लेन हो गया, आगे बढ़े। एग्जिस्टिंग प्रोविजन वर्ड फर्दर शैल बी इंसर्टेड आफ्टर द वर्ड प्रोवाइडेड। क्या फर्दर इंसर्ट कर दिया अभी? कौन से प्रोविजन में डाल दिया भैया? इन सब रेगुलेशन 4 इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन द वर्ड फर्दर शैल बी इंसर्टेड आफ्टर द वर्ड प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड फर्दर कर रहे हैं ना, क्योंकि इससे पहले एक प्रोविजन डाला है, इसलिए प्रोवाइडेड फर्दर दैट। तो ये ग्रामेटिकल चेंज है, कोई इंटरप्रिटेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। देन इन सब आफ्टर क्लास भी नया क्लास इंसर्ट कर दिया, तो प्लीज यहीं से पढ़ो क्या है नया क्लास। ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बिटवीन टू होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी। ओके, सो दैट मीन्स एग्जाम्शन होगा, बट आई फील, लेट अस सी। यस, एग्जाम्शन है। तो अभी तक क्या एग्जाम्शन थी? दो गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्शन थी, होल्डिंग और होली ओन्ड सब्सिडरी को थी। तो तीसरी एग्जाम्शन क्या आ गई? तीसरी एग्जाम्शन ये आ गई, एक लिस्टेड कंपनी की दो होली ओन्ड सब्सिडरी में आपस में जो ट्रांजेक्शन होती है उनके ऊपर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर मेरी कंपनी राइट मूव गुजरात लिमिटेड जो सब्सिडरी है, उसके अलावा राइट मूव महाराष्ट्र लिमिटेड सब्सिडरी है, कौन सी सब्सिडरी? होली ओन्ड सब्सिडरी है। किसकी? राइट मूव लिमिटेड की। सो इनके इंटर से एग्रीमेंट पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के जो ऊपर रूल लिखे हैं, प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल प्रोवाइडेड कंसोलिडेट होती है। क्लियर है? एक नई एग्जामिशन है अपने को। सो फेलो सब्सिडरीज एग्जाम्प्ट हो गई। नेक्स्ट, एप्लीकेबल टू ऑल प्रोस्पेक्टिव ट्रांजेक्शंस। सो प्लीज चिंता नहीं करनी, ये तो पहले ही लिखा हुआ था। अभी रेगुलेशंस में देखें क्या लिख रहे हैं। सब 7 शैल बी ओमिटेड। अच्छा, कुछ तो कम हुआ, क्या कम हो गया? For the position, all entity filing definition shall not vote to approve the latest respective whether the entity is a party to the particular transaction or not. यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में पढ़ रही है ट्रांजेक्शन एंटिटीज, वो अप्रूव करने के लिए वोट नहीं करेंगी, डिसअप्रूव करने के लिए कर सकती हैं। तो ये प्रोविजन ही हट गया है। तो अब ये प्रोविजन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो जो भी चलेगा कंपनी एक्ट के हिसाब से चलेगा। इससे पहले जो ये अमेंडमेंट भी आई थी, उससे पहले लिखा था शैल नॉट वोट, कि सारी रिलेटेड पार्टियां वोट नहीं करेंगी। फिर उन्होंने अमेंड किया कि वो वोट कर सकती है, लेकिन अप्रूव करने के लिए नहीं करेंगी, रिजेक्ट करने के लिए कर सकती है। वो पूरा क्लॉज ही हटा दिया। ओके, थोड़ा तो रिलैक्सेशन है, लेकिन कंपनीज एक्ट चलेगा। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ कि जो पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी है वो वोट नहीं करेगी। सब रिलेक्शन 9 भी रिप्लेस कर दिया। तो क्या लिख दिया अभी? द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट। ये हमें कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आ रही है, हमें कुछ तो सबमिट करना है। क्या? टू दी स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। हाँ, हम करते हैं। पब्लिश द सेम वेबसाइट करते हैं। प्रोवाइडेड दैट ए हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी वो अपने रिजल्ट के साथ सबमिट करेगी, और जो दूसरी लिस्टेड एंटिटी है वो हर 6 मंथ में 15 डेज ऑफ अकाउंट। तो पहले 30 डेज था या 45 डेज था, उससे कम करके 15 डेज हो गया। और April 1, 2023 से रिजल्ट के साथ देगी। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी। सो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हम एवरी हाफ ईयर दे रहे हैं ऑलरेडी।
हम दे रहे हैं, मतलब मैं भी लिस्टेड कंपनी में काम करता हूँ तो मैं भी देता हूँ डिस्क्लोजर्स हाफ ईयरली। रिजल्ट के साथ नहीं देता हूँ, 30 डेज में देता हूँ। अब ये टाइम कम कर दिया हम लोगों के लिए, 15 डेज कर दिया। कब से? अप्रैल 1 22 ऑनवर्ड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। और अप्रैल 1 2023 से अलोंग विद रिजल्ट, ठीक है। सो एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करने का रिजल्ट के साथ 2023 से, और 2022-23 में 15 दिन में रिजल्ट्स के। और जो हाई डेट, अभी नया कंसेप्ट लाए हैं, हाई डेट लिस्टेड कंपनी, डेट लिस्टेड कंपनी जिनके पास एक 500 करोड़ के आसपास से ज़्यादा डेट है, उन लोगों को रिजल्ट के साथ अलोंग विद रिजल्ट। जनरली जो फॉर्मेट है वो जो हम इंडेक्स का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जो रिलेटेड पार्टी का अकाउंट्स के पीछे एनुअल अकाउंट के, वही यूज़ होता है, टू पार्टी फॉर्मेट, ठीक है। सो ये क्लियर है आई थिंक। कंप्लायंस में अभी हमारे को क्या चेंज पड़ा, 30 की जगह 15 दिन, लेकिन अभी नहीं, अप्रैल 1 22 के बाद भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट शेड्यूल 2 में और शेड्यूल 5 में कुछ चेंज किए हैं, तो अभी देख लेते हैं। पार्ट सी पैरा बी पॉइंट 2 शैल बी ओमिटेड, क्या कम कर दिया शेड्यूल 2 में। तो लिस्टिंग रेगुलेशन कंट्रोल एफ शेड्यूल 2, जाओ भाई, कितनी शेड्यूल है, बहुत टाइम लगेगा, सीधा भागना ही पड़ेगा। नीचे ले लो इसको, शेड्यूल पढ़ना पड़ता है यार। शेड्यूल 4, हम देख रहे हैं कि शेड्यूल में क्या ओमिट किया है पार्ट सी में। ये है पार्ट सी। पार्ट सी में पैरा बी पॉइंट 2, पैरा ए है ये, तो पैरा बी कहाँ पर है? पैरा बी पॉइंट 2, मुझे तो कोई पॉइंट नहीं दिख रहा। पैरा ए का था क्या? दोबारा पढ़ता हूँ भाई, मैं तो मिस कर गया। पैरा सी, पार्ट सी पैरा बी पॉइंट 2 शेल बी ओमिटेड, आपको दिख रहा है क्या कहीं पे? पार्ट सी पैरा 2, पार्ट बी 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 बी, मेरे को तो पॉइंट दिख नहीं रहा। प्लीज आप भी देखिएगा, अगर आपको दिखेगा तो मुझे भी बताइए कि क्या पॉइंट ओमिट कर दिया है। और शेड्यूल 5 में ये जो डेट लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है, जिनको भी एनसीआरएस बोल दिया, उसमें भी कुछ तो डिस्क्लोजर्स बढ़ा दिए हैं। प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा, और कोई भी डाउट रहे, क्वेरी रहे, तो मुझको आप फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो 9820255196 पे। मेरा नाम है गौरव ठाकुर। होप मैं क्लियर करने में कुछ तो मदद कर पाया हूँगा। क्विकली रन थ्रू कर देता हूँ। डीम्ड रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन्स में अभी प्रमोटर एंटिटीज और शेयर होल्डर्स बेस क्राइटेरिया आ गया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में रिलेटेड लिस्टेड कंपनी और उसकी सब्सिडरीज भी कवर हो गई, और अप्रैल 1 23 में थर्ड पर्सन भी कवर हो गए। फिर मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की लिमिट को चेंज कर दिया गया, 1000 करोड़ रुपीज़ इंसर्ट कर दिया गया।
मटेरियल मॉडिफिकेशन अभी डिफाइन करनी है ऑडिट कमेटी को, और मटेरियल मॉडिफिकेशन के लिए भी प्रायर ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए, इवन शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल चाहिए। ठीक है। देन एक्सेप्शंस थी मटेरियलिटी पार्टी ट्रांजेक्शंस की, जो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगती है उसमें, कि अगर आपकी लिस्टेड सब्सिडरी कर रही है ट्रांजेक्शन और आप ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं हो, तो आपको लिस्टेड कंपनी दैट मीन राइट मूव लिमिटेड की अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अनलिस्टेड है तो राइट मूव की अप्रूवल लगेगी। ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर हाफ ईयरली 15 दिन का टाइम हो गया, और अप्रैल 1 23 से रिजल्ट के साथ देना है। हाई डेट लिस्टेड कंपनीज को ऑलरेडी रिजल्ट के साथ देना कंपलसरी है। थैंक्स अ लॉट। कोई भी कमेंट्स अप्रिशिएटेड है। थैंक यू।